इंडिया में 6 करोड़ लोग जो हैं सीओपीडी से पीड़ित हैं। जो सीओपीडी वाली बीमारी है सबसे लीडिंग कॉज है डेथ का एंड मॉर्बिडिटी का इंडिया में। 50% सीओपीडी के पेशेंट में कार्डियक मॉर्बिडिटी जरूर रहती है। 50% तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है और हम कोशिश करते हैं कि जो भी सीओपीडी हम डायग्नोज करें साथ में ईसीजी और जब टाइम लगता है तो इको जरूर करा लेते हैं। क्या ये कहना ठीक होगा कि एक सीओपीडी जो है एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट ऑफ द बॉडी है? बिल्कुल परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन और बढ़ गई है इतना पोल्यूशन होने की वजह से, डीजल एग्जॉस्ट होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होने की वजह से और ये जो आजकल नई नई फैशन हुक्का वुक्का शुरू हो गए हैं इसकी वजह से। किसी भी एग्जैजर्बेशन में कार्डियक को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सीओपीडी और हार्ट को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ। इसका नाम ही एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो उसको हम काफ़ी हद तक हॉल्ट कर सकते हैं। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी की जा सकती है, तो हॉस्पिटलाइजेशंस कम हो जाती हैं, हेल्थ केयर पे जो लोड पड़ रहा है उसको बहुत कम किया जा सकता है। अगर आपके घर में किसी को पूरे टाइम खांसी रहती है या सीढ़ियाँ चढ़ने में ब्रेथलेसनेस होती है या फिर आपके घर में दिखता है या पड़ोस में दिखता है कि कोई रेगुलरली इन्हेलर के पफ लेता है, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली सीओपीडी है। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। हम सीओपीडी का नाम तो काफ़ी सुनते हैं और स्पेशली जब पोल्यूशन का टाइम आता है दिल्ली एनसीआर वगैरह में नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे सीओपीडी का जो एक्सासर्बेशन होता है, एपिसोड्स होते हैं, बहुत एक्यूट और बढ़ जाते हैं। हम एक बात शायद उसमें नहीं जानते कि सीओपीडी के जो मरीज़ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनका डिज़ीज़ एक कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ भी बन जाए या उसके साथ एसोसिएटेड हो। क्या हम सीओपीडी को खाली एक लंग की बीमारी समझकर हल्का समझ रहे हैं और हमारे को कितनी ज़रूरत है कि हम उसको समझें कि वो एक हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी बन जाती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव, वाइस प्रेसिडेंट टाटा 1mg, और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत कालरा। ही इज़ सीनियर डायरेक्टर इन पल्मोनोलॉजी एट मैक्स शालीमार बाग. He has more than 25 years of experience. Dr. Hemant, welcome to our show. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Sir, from COPD point of view, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे आज, बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली इंडिया के रिलेशन में, कि इंडिया में इसका बर्डन कितना है? देखिए अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो इंडिया में 6 करोड़ लोग जो हैं सीओपीडी से पीड़ित हैं और अब ये माना जाने लगा है कि जो सीओपीडी वाली बीमारी है सबसे लीडिंग कॉज है डेथ का एंड मॉर्बिडिटी का इंडिया में। तो अब जस्ट इमेजिन कितना लोड है हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सीओपीडी का। 6 करोड़ पेशेंट्स और कितनी मॉर्बिडिटी, कितनी मोर्टेलिटी होती है इस बीमारी की वजह से। और क्या इन 6 करोड़, क्योंकि 6 करोड़ जो नंबर है ये तो पब्लिक हेल्थ फिगर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, और कितने लोग तो अनडायग्नोस्ड भी होंगे। अनडायग्नोज रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास कितने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, क्या हमारे पास उपयुक्त उसके लिए बहुत मैनेज कम करने है, की? बहुत कम है बिकॉज सीओपीडी को डायग्नोज करने के लिए हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है, डॉक्टर्स चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का इक्विपमेंट, मशीन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत कम जगह पे है। बहुत टर्शरी केस में छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं जो अगर वो पल्मो वाले हैं, चेस्ट वाले हैं, वो तो रखते हैं बट नॉर्मल फिजिशियंस नहीं रखते हैं। तो डायग्नोज करना, अगर सीओपीडी को डायग्नोज करना है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज स्पायरोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना ज़रूरी है अवेयरनेस, क्योंकि लोग ये भी नहीं जानते पीएफटी क्या होता है, स्पायरोमेट्री क्या होता है। बहुत कम लोग, जैसे नॉर्मली आजकल ब्लड टेस्ट में लोग बोल देते हैं कि मेरा सीबीसी इतना था, बट स्पायरोमेट्री और जो पीएफटी है उसके लिए अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में। बहुत बहुत कम है। भाई पल्मोनरी फंक्शन जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, सेम लंग फंक्शन टेस्ट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। तो आपने किसी भी अगर ऑर्गन को इवेलुएट करना है तो उसका बेसिक फंक्शनिंग पता होना चाहिए, जैसे पल्मोनरी फंक्शन, लंग फंक्शन टेस्ट। तो ये लोगों को बहुत कम, इवन डॉक्टर्स को भी बहुत कम पता है। हम एमडी लेवल तक तो पता है बट एमबीबीएस लेवल में, नीचे के लेवल में जो आरएमपीज़ हैं वो कभी मैंने देखा ही नहीं कोई पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाता हो।
और इंडिया में जो जनरली कंडीशन होती है सीओपीडी, वो कैसे व्यक्त होती है इंसान के अंदर? क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह होते हैं? देखिए, कोई भी पेशेंट अगर वो हिस्ट्री देता है कि उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या कोई हमारी फीमेल आती है जिसकी चूल्हा स्मोक का एक्सपोज़र है, या कोई एयर पोल्यूशन में ट्रैफिक वाले जो लोग होते हैं, या कोई फैक्ट्री में काम किया है जहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र होता है, अगर पेशेंट कहता है ये वाली इसकी हिस्ट्री है एक्सपोज़र की, और उसके साथ में सिम्टम्स होते हैं जैसे लगातार खांसी बने रहना, चलते समय सांस फूलना, फटीग्ड हो जाना, तो ये इनिशियल प्रेजेंटेशन है सीओपीडी को डायग्नोस करने के। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं और ये एक्सपोज़र है, तो सीओपीडी शुड बी रूल्ड आउट होना चाहिए। और इसका कुछ मेन विमेन में कोई रेशियो में फ़र्क है, सबको बराबर अफेक्ट करता है? नहीं, सबको बराबर ही करता है, क्योंकि स्मोकर्स ज़्यादा मेल्स होते हैं, पर जो चूल्हा पे काम करती हैं वो हमारी फीमेल्स होती हैं, गांव में और देहात में जो काम करती हैं, तो सेम ही है ऑलमोस्ट। और रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच में भी डिवाइड बराबर से ही होगा करीब करीब? रूरल इंडिया का बहुत ज़्यादा डेटा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे इतने हॉस्पिटल से नहीं है, डेटा कलेक्ट ही नहीं हो पाता, बट मोरलेस बराबर ही होगा मोस्टली। और इसकी कोई एज होती है कि कभी ये स्टार्ट होता है या कभी भी? पहले टाइम पे हम जब पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि ये जो 50 साल के या 55 साल के ऊपर होती है बीमारी, परंतु आजकल क्योंकि एक तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, चूल्हा चलो वो तो बहुत कम हो गया, उसकी जगह किसने ले ली है? वेपिंग ने, हुक्का ने। सिगरेट तो चलो हैं ही साथ में, वेपिंग हुक्का की वजह से जो यंगस्टर्स हैं, साथ में एयर पोल्यूशन का और टॉक्सिक, तो दोनों चीज़ें मिलके जो आजकल सीओपीडी है वो थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल रहा है। कभी कभी 40s में भी देखने को मिल जाती है, तो जल्दी होना शुरू हो गया। और इसका कुछ लाइफस्टाइल से भी रिलेशनशिप है अदर देन स्मोकिंग? और लाइफस्टाइल से तो बस वो जो डाइट है, एक्सरसाइज हम लोग कहते हैं करने के लिए, सिर्फ इतना ही एक आदमी रोक ले, सिगरेट विगरेट और वेपिंग बंद कर दे, तो काफ़ी बंदा बेटर हो सकता है। और सीओपीडी हमेशा अकेला ही अपने आप को सामने लाता है, या जैसे काला दमा बोलते हैं इसको नॉर्मली, क्या ये काला दमा अकेले होता है या इसके साथ और भी ऑर्गन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, हमारा अगर पेशेंट को सीओपीडी है तो ये मैंडेटरी है डॉक्टर के लिए भी, कार्डियक जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एसोसिएटेड कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर भाई जो बेसिक वो कॉज क्या है? सिगरेट है, स्मोकिंग है, तो सबको पता है स्मोकिंग से हार्ट अटैक होते हैं, स्मोकिंग से सीओपीडी होती है, काला दमा होता है। तो कोई भी अगर पेशेंट हम लोग डायग्नोस करते हैं सीओपीडी है, तो हमें उसकी जो जो हार्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। 50% सीओपीडी के पेशेंट में कार्डियक मॉर्बिडिटी जरूर रहती है। 50% तो बहुत बड़ा 50% नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी सीओपीडी हम डायग्नोस करें, साथ में ईसीजी, और जब टाइम लगता है तो इको जरूर करा लेते हैं साथ में। सीओपीडी के भी क्या वेरिएंट्स होते हैं? जैसे हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ब्रोंकाइटिस और दो तरीके से व्यक्त करता था वो, बट अब सब मिलते नहीं, बाउंड्रीज भी। आजकल हाँ, आजकल एंडो ये जो पहले था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, वो मोटे मोटे तौर पे जो दो वेरिएंट माने जाते थे, पर आजकल बहुत सारे हैं। ओबिसिटी एसोसिएटेड है, स्मोकिंग एसोसिएटेड है, नॉन स्मोकिंग एसोसिएटेड है, जेनेटिक है, एज रिलेटेड है, इन्फेक्शन रिलेटेड सीओपीडी है, बहुत सारे आ गए अब तो वो दो चीज़ें नहीं हैं, अब तो बहुत सारे आ गए हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा और गहराई में समझे, अगर फ्रॉम अ पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी जैसे होती है, बॉडी में क्या नॉर्मल चल रहा होता है और क्या गड़बड़ हो गया, वो थोड़ा सा आप समझाएंगे जो हमारे ऑडियंस समझ पाए? देखिए, सीओपीडी में एक कॉमन सी बात है, अगर आप सिगरेट पीते हो या वेपिंग करते हो, हुक्का करते हो, जो भी स्मोक है, यहाँ से आपके लंग से होता हुआ, एयरवे से होता हुआ आपके एल्वियोलाई तक जाता है, तो उसका जो पैसेज है वो यही पैसेज है, तो रास्ते में जो भी चीज़ पड़ेगी वो उसको डैमेज करेगा। सबसे पहले एयरवेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो है ना इसलिए हम उसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। यहाँ पे एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और उसके बाद जाके डैमेज होता है एल्वियोलाइज के अंदर। एल्वियोलाई जब डैमेज होते हैं तो लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं लंग्स, तो उसको एम्फिसीमा कहते हैं। इसको कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नीचे इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको एम्फिसीमा कहते हैं। तो इट इज़ सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और सेलुलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं? सेलुलर लेवल पे वैस्कुलर चेंजेस होते हैं, जो एल्विलाई होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की वो ख़त्म हो जाती है। एयरवेज में
एयरवेज में भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सिक्रीशंस बहुत आनी शुरू हो जाती है, मसल्स जो होती हैं बहुत थिक हो जाती हैं, स्पास्ट उसमें रहती हैं, हमेशा स्पास्टिक मोड में ही रहती हैं। तो ये सारे चेंजेस रहते हैं। क्या ये कहना ठीक होगा कि एक सीओपीडी जो है एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट ऑफ द बॉडी है? बिल्कुल, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन है, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्टेट है और बढ़ गई है इतना पोल्यूशन होने की वजह से, डीजल एग्जॉस्ट होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होने की वजह से, और ये जो आजकल नई नई फैशन हुक्का वुक्का शुरू हो गए हैं इसकी वजह से। तो मतलब कि एक तो हमने अपने जो एयरवेज है उसके अंदर ऑक्सीजन जाने का रास्ता को रोक दिया है, कम कर दिया है, सिकोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से अगर हम उसके ऊपर हुक्का या गलत जैसे पोल्यूशन जितना बढ़ गया है वहाँ रह रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी कम ऑक्सीजन आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉडी को ऑक्सीजन कम ही मिल रही है फिर। तो इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, डीजल एग्जॉस्ट के हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, डस्ट है, स्मोक है, कितनी चीज़ें हमारे केमिकल्स लंग्स के अंदर जाते रहते हैं। डैमेज तो वैसे ही है, सारा का सारा वैसे ही डैमेज। टारगेट सारे सबके सेम है डैमेज के, वही एम्फिसीमा, वही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और आगे चल के आपको पता है बहुत तरह तरह की बीमारियां लंग्स में हो सकती हैं। और उसी की वजह से क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन कम जा रही है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑक्सीजन कम जा रही है, हार्ट को लगातार पंपिंग करनी पड़ती है सेम ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए, हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। एंड क्योंकि इन्फ्लेमेटरी स्टेट है पूरी बॉडी में, सिर्फ लंग्स की इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन है। तो जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है बड़े बड़े वेसल्स में जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, और हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बने रहते हैं। और साथ में क्योंकि आपने बोला कि सिर्फ ये लंग्स की खाली प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट्स को अनीमिया रहता है, खून की कमी रहती है, डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है, हार्ट का तो आपने बता ही दिया। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पूरी बॉडी इफेक्टेड रहती है, मसल्स सार्कोपीनिया होना शुरू हो जाता है, मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो पूरा बॉडी इफेक्टेड रहती है। और जैसे इंडिया में अभी भी टीबी या ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी फैला हुआ है, तो अगर ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया साथ में सीओपीडी में, तो एक पहला क्वेश्चन कि वो कितना ज़्यादा मुश्किल है पेशेंट के लिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या सीओपीडी वाले लोगों को टीबी ज़्यादा होने का चांस रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्मोकिंग अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है सीओपीडी का, और स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है टीबी होने का भी है। और टीबी होती है लंग्स में तो सीओपीडी और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट तो उसी लंग्स की है, ऑलरेडी सिगरेट ने उसको डैमेज किया हुआ है। जहाँ पे भी टीबी हुई, जिस हिस्से में भी लंग्स में टीबी हुई, वो लंग भी डैमेज हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपका जो पल्मोनरी फंक्शंस हैं वो वैसे ही कम है, जहाँ पे टीबी हुई तो वो और कम हो जाएंगे। और उसी के साथ फिर कार्डियक मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाती है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इंडिया में स्पेशली अगर टीबी और सीओपीडी मान लो हमें दोनों का आकलन करना है, समझना है कि दोनों है कि नहीं है, तो क्या सिम्टम्स डॉक्टर्स यूजुअली चेक करते हैं दोनों के आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं, दोनों के, देखिए अगर सीओपीडी का तो मैंने आपको बताया, खांसी होती है, सांस फूलता है, चलने में दिक्कत होती है, वो सीओपीडी के हैं। अगर पेशेंट ने कभी भी स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं देता, चूल्हा स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर नहीं है, और उसको कहता है कि मुझे पुरानी कभी टीबी हुई थी, तो हम कहते हैं पोस्ट ट्यूबरकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, पोस्ट ट्यूबरकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। तो इट इज़ सिमिलर टू सीओपीडी ऑल्सो, है ना, सेम ऑलमोस्ट वैसे ही है। और जिसने इसका एक्सपोजर इन चीज़ों को हुआ हो तो वो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा ना लंग्स पे। तो ठीक है। तो ये रहता है। सिमिलरली अगर जैसे हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रेथलेसनेस तो क्योंकि कार्डियोवास्कुलर इश्यूज में भी होती है, हाँ, तो बिल्कुल अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे आपके पास पेशेंट आया बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सीओपीडी का है, तो अदर देन पहले ईसीजी वगैरह के अलावा आप क्या क्या क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत? पेशेंट्स नॉर्मली अगर हमने देखना है कि कहीं एसोसिएटेड कुछ कार्डिक तो नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके पूरा देखा जाता है पेशेंट को, कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रही कहीं शरीर में, बॉडी में, पैरों में, अक्सर पैरों में रहती है। पल्स रेट देखा जाता है, बिकॉज पल्स रेट भी जो सीओपीडी के पेशेंट हैं साथ में अगर कार्डिक होता है तो पल्स रेट भी ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा ज़्यादा फटीग्ड रहते हैं, और चेस्ट पेन की कंप्लेन भी कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हों, पर उसके बावजूद भी हमें ईसीजी तो कराना मैंडेटरी ही है, एंड इको ऑल्सो, क्योंकि सिम्टम्स बहुत ओवरलैपिंग है दोनों के। एक जो है जो चेस्ट पेन हो रहा है, अगर चेस्ट पेन हो रहा है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है,
तब तो बात लोगों को समझ आती है कि कार्डिक हो सकता है। कहेंगे फटीग्ड है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, वो सीओपीडी में भी आ जाती है, सब में आ जाती है। तो वो जो एक्सक्लूसिविटी है वो नहीं है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो कार्डिक की तरफ बिल्कुल जाता है। बट अगर हाँ, पीएफटी ज़रूर बता देता। अगर पेशेंट का हम पीएफटी करते हैं और पीएफटी बहुत नॉर्मल सा रहता है, माइल्ड माइल्ड सा रहता है, और पेशेंट को सांस ज़्यादा फूल रही है, तो देन कार्डिक हैज़ टू बी रूल्ड आउट। वो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि यार लंग्स की वजह से पेशेंट को दिक्कत नहीं हो रही, तुरंत इसका कार्डिक एवेल्यूएशन होना चाहिए। एक वैसी क्वेश्चन अभी दिमाग में आया कि इसको काला दमा क्यों कहते हैं? काला दम है बिकॉज जो स्मोक होता है काला होता है, जो टार होता है, टार इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स जो आफ्टर कंबशन बनते हैं, बहुत थिक होता है, बेसिड होता है, तो काला काला होता है। जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो अंदर लोगों को तो पता नहीं, पर हम जब ब्रोंकोस्कोपी अंदर करते हैं, अंदर जाते हैं, तो इस तरह के जो लंग्स होते हैं बिल्कुल काले दिखाई देते हैं अंदर से। तो इसीलिए इसलिए इसको वैसे ही बोला जाता है काला दमा। और आप जब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, अभी क्या आपने पिछले 10 सालों में वर्सेस उनसे पहले 10 सालों में कुछ फ़र्क देखा है पोल्यूशन की वजह से कि ज़्यादा लंग्स पे असर दिखने लगा है? वो है ही, यहाँ तो दिल्ली में ज़्यादा है। दिल्ली में नॉर्मली जब भी इस तरह की दिक्कत होती है ना, लोग दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ब्रोंकोस्कोपी में तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता है, बट यस पीएफटी में ज़रूर पता चल जाता है। पीएफटी में अर्ली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम सब पेशेंट को बोलते हैं, दिल्ली जैसे शहर में ईयरली पीएफटी तो करवा ही लेना चाहिए, साल में एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए, जस्ट टू सी द डिक्लाइन इन लंग फंक्शन, कितना एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस कॉन्वर्जेशन से लगा कि टाइमली अपना असेसमेंट तो करवाते रहें। एक साल में एक बार एटलीस्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अर्ली चेंजेस भी आ जाते हैं। पेशेंट को उस टाइम हो सकता है दिक्कत नहीं हो रही हो, कुछ भी नहीं हो रही हो, बट पीएफटी में थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है पेशेंट को लंग्स की दिक्कत होनी शुरू हो गई है। और पीएफटी है भी नॉन इन्वेजिव एक टेस्ट है, सिंपल सा। बहुत सस्ता सा है, 1,500-2,000 रुपये का टेस्ट हो जाता है किसी भी बड़े हॉस्पिटल में भी। और बस फूक मार के आपको पता लग जाना। बहुत सिंपल सा है। ठीक है। और अब अगर हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ आए तो नॉर्मली सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए आपका क्या दिमाग में रहता है एल्गोरिथम या जो फ्लो चार्ट है? देखिए एल्गोरिदम तो ये इसको हम कहते ही क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को खोलना रहता है। तो सबसे पहले तो किसी भी तरह के ब्रोंको डायलिटर्स दिए जाते हैं। पहले जो हमारी गाइडलाइंस थी, इंडियन गाइडलाइंस, उसमें सबसे ऊपर ड्रग आती थी, थियोफाइलिन्स आते थे, आपको पता है, डेरिफाइलिन या थियोफाइलिन्स ही आती थी ड्रग्स। हमारी गाइडलाइंस भी यही कहती थी, बिकॉज सस्ती भी बड़ी होती थी, सब पेशेंट ले सकते थे। बट आजकल वो भी पीछे की तरफ हो गई है। अब तो सीओपीडी का इलाज इज़ ओनली इनहेलेशन थेरेपी, इनहेलर। इट मे बी वन ड्रग, इट मे बी टू ड्रग्स, इट मे बी थ्री ड्रग, ट्रिपल ड्रग। और ये ट्रिपल थेरेपी के बारे में थोड़ा बताएं। ट्रिपल थेरेपी इज़ जिसमें 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक होता है लामा, लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरेनिक एंटागनिस्ट होते हैं, ये जो एयरवेज होते हैं उनकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। दूसरा होता है लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट होते हैं, वो भी लंग्स को खोलते हैं। एंड तीसरा होता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, बिकॉज ये इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन्फ्लेमेशन है, तो हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड सबसे पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग माने जाते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जो इन्हेलर बनता है उसको हम ट्रिपल इन्हेलर कहते हैं, ट्रिपल इन्हेलर कहते हैं, जिसमें ये 3 दवाइयाँ होती हैं। आपने जैसे बोला कि हम इन सब दवाइयों को इनहेल करके हम जो एयरवे है उसको बेसिकली खोल रहे हैं, या अंदर के जो सैक्स हैं, एल्वियोलर सैक्स वगैरह, उनको खोल रहे हैं। पर आपने शुरुआत में ये भी कहा था कि लंग जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो जिसकी वजह से सीओपीडी में ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो कम हो जाता है? हाँ, वो एक तो देखिए जो एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो आप ब्रोंकोडायलिटर्स दोगे वो हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने भी आपसे बात हो रही थी, हाइपर इन्फ्लेशन रहता है, बिकॉज हमारे लंग्स जो होते हैं ऐसे खुलते हैं, ऐसे बंद होते हैं। तो सीओपीडी के लंग्स में जो लंग्स होते हैं वो पूरे खुले ही रह जाते हैं, वो बंद ही नहीं हो पाते, बंद नहीं हो पा रहे होते। तो उसको बंद करने के लिए अगर जो एयरवे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्टेड है वहाँ पे हम ब्रोंकोडायलिटर्स देते हैं, ताकि जो हवा भरी पड़ी है वो पेशेंट निकाल दे, आराम से निकल जाए। साथ में इसमें एक्सरसाइजेज बड़ी हेल्पफुल होती हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग होती है, पोर स्लिप ब्रीदिंग होती है, जो एक्सरे, जैसे कई बार आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल्स में जो सीओपीडी के बहुत एडवांस्ड केसेस होते हैं ना, वो अपना मुंह से हवा धीरे धीरे फेंक रहे होते हैं ऐसे,
जो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं ना, उसकी हवा निकाल रहे होते हैं, और थोड़ी देर के बाद उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज लंग्स उनके थोड़ा सा फिर पिचकते हैं, हवा निकलती है तो वो बेटर फील करते हैं। इसको पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं। अक्सर अब किसी भी आप सीओपीडी वार्ड में जाओगे ना, सब ऐसे ही बैठे होते हैं वहाँ पे, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है बहुत। किस पेशेंट को, किस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को ये जो ट्रिपल इनहेलर थेरेपी है, ये कहाँ पे जाके स्टार्ट होती है, या शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती है, पहले एक दो करके स्टार्ट होती है? हाँ, नहीं देखिए, हमारे सेटअप में जो टर्शरी केयर का सेटअप है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तो मुझे नहीं लगता हम कभी सिंगल या डबल ड्रग देते हैं, ट्रिपल ही देते हैं। बिकॉज मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सारे जो सीवियर या मॉडरेट सीओपीडी वाले होते हैं वही होते हैं, जब फ्रीक्वेंट एग्जैजर्बेशंस हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं, और इस तरह के पेशेंट ही होते हैं। तो वन और इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो था लामा और लाबा का कॉम्बिनेशन, पर उस तरह के पेशेंट हमारे सेंटर में नहीं आते हैं। यस, पर लोग देते हैं जहाँ पे अर्ली स्टेजेस में सीओपीडी होती है, या प्योर एम्फिसीमा वाला जो सीओपीडी होता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस वाला कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ एम्फिसीमा वाला कंपोनेंट होता है, वहाँ पे लाबा और लामा काम करते हैं। बट हमारे सेटअप में तो सारे पेशेंट को ट्रिपल ही दिया जाता है। ठीक है। और जैसे आप कहते हैं कि पोल्यूशन के टाइम पे एक्सासर्बेशन हो गया है, एकदम से एक्यूट एपिसोड हुआ सीओपीडी का, तो उसका कहने का क्या मतलब है? कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सेट इन कर जाता है। एग्जैजर्बेशन किसी भी वजह से, उसकी बीमारी की खुद की एग्जैजर्बेशन हो जाए, कोई इन्फेक्टेड हो जाए, कोई वायरल हो जाए, कोई बैक्टीरियल हो जाए, या कोई और किसी या एयर पोल्यूशन की वजह से एग्जैजर्बेशन हो जाए, है ना, किसी भी वजह से हो जाए, तो उसमें हमें थोड़ा सा फिर ट्रीटमेंट को एस्केलेट करना पड़ता है। फिर आप एंटीबायोटिक वगैरह का यूज़ करते हो? एंटीबायोटिक देते हैं, आईवी स्टेरॉयड देने पड़ते हैं, और साथ में किसी भी एग्जैजर्बेशन में कार्डियक को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सीओपीडी और हार्ट को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ हैं। ठीक है। आजकल क्या क्या प्रिवेंटिव किस्म के भी जो आ गए हैं ट्रीटमेंट्स, वो कौन कौन से आए हैं? जैसे कई सारी हम वैक्सीन सुनते हैं, एडल्ट वैक्सीन वगैरह। किसी भी सीओपीडी में, हार्ट में, सीओपीडी में देयर आर 2 वैक्सीन्स, वो देना मैंडेटरी है। फ्लू वैक्सीन ईयरली बेसिस पे दी जाती है, एंड निमोकॉकल वैक्सीन जो आजकल कुछ 5 साल वाली भी आती हैं और कुछ लाइफ में एक बार वाली भी आती हैं, जो सारे स्ट्रेन्स को कवर करती हैं, तो मैंडेटरी है वो तो देना। और ये सबको देनी चाहिए या कोई? बिल्कुल, किसी भी सीओपीडी वाले पेशेंट को देना ही देना। ऑल कार्डिक पेशेंट, ऑल सीओपीडी पेशेंट मस्ट गेट दीज वैक्सीन्स। अच्छा। और प्रिवेंशन के तौर पे क्या कोई एक एज है या कोई एक कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको भी ले लेना चाहिए, चाहे वो सीओपीडी वाले हो ना हो? हाँ, 50+ में सबको मिलना चाहिए, फ्लू तो मिलना ही मिलना चाहिए। न्यूमोकॉकल में होता है कि जैसे हमारे जो एस्मा के पेशेंट हैं, या सीओपीडी के पेशेंट हैं, या कोई और आईएलडीज के पेशेंट हैं, तो हम सबको देते हैं, न्यूमोकॉकल जरूर देते हैं, बिकॉज बहुत बार इस तरह के पेशेंट स्टेरॉइड्स पे भी रहते हैं, अब इनहेलेशन स्टेरॉइड पे भी रहते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस होने के डर भी रहता है उन लोगों को, तो वैक्सीन्स देना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर हम सीओपीडी को वैसे देखें हाई लेवल पे, तो आप इंडिया में उसको कहाँ जाते हुआ देखते हैं? क्या ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्या कम होगा? क्या सीओपीडी के ट्रीटमेंट्स और ज़्यादा आपके हिसाब से ट्रेंड जा रहे हैं कि ज़्यादा वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी है ट्रीटमेंट वगैरह की? ऑल्सो फ्रॉम द कवरेज ऑफ स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि क्या पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी तरह बहुत सारे इंडिया में अब पढ़ के निकल रहे हैं, या उनकी शॉर्टेज अभी भी बहुत ज़्यादा है? नहीं, पल्मोनोलॉजिस्ट तो बहुत हैं, बट कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें हमसे खींच भी ली थी, बट बहुत सारी चीज़ें हमें दे के भी गया कोविड। एक तो टेली मेडिसिन है, जब कोविड के टाइम पे मुझे याद है हम ऑनलाइन कितनी अपॉइंटमेंट्स लेते थे, तो अब पल्मोनोलॉजिस्ट दूर दराज एरिया में तो है नहीं, तो हम ऑनलाइन में, मैं कल भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स लिए हैं, दूर दूर से लिए हैं, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से, दूर दूर से, गाँव से, तो उनको ऑनलाइन में बताते हैं अच्छी तरह से, सारा गाइड करते हैं अच्छी तरह से, तो उसका बहुत रोल है टेली मेडिसिन का। पेशेंट नहीं भी आ सकता, इतना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो वो ऑनलाइन दिखा सकते हैं। हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो हिस्ट्री चाहिए होती है, पेशेंट से बात करनी, एक सिंपल एक्सरे एंड 1 पीएफटी अगर वहाँ पे कहीं अवेलेबल है, कुछ किसी डिस्ट्रिक्ट में तो होगा ही होगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे पीएफटी हो जाता है बस। और कुछ और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो नए उभरते हुए आपको दिख रहे हैं, या साइंटिफिक न्यू डिस्कवरीज जो कि लोगों को आगे हेल्प करेंगी सीओपीडी में? नहीं, तरह तरह के इन्हेलर्स आ रहे हैं, तरह तरह के डिवाइसेस आ रहे हैं, हम, और सबसे बड़ी बात है इंडिया में जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है वर्ल्ड की।
जितने ज़्यादा डिवाइसेस हमारे पास हैं, इतनी सारी कंपनीज हमारे यहाँ पे हैं, तो कहीं किसी भी स्टेट में नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है, कंट्री में नहीं है। इतने सारे डिवाइसेस हैं, आप सोच नहीं सकते कि कितने सारे मार्केट में डिवाइसेस होंगे जो इनहेलेशन डिवाइसेस हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। तो बाहर नहीं है, बाहर तो गुने चने बहुत 5-6 डिवाइसेस ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत ऑप्शन है, तरह तरह की डिवाइसेस हैं, तरह तरह के पेशेंट्स के लिए हैं, और उनकी बीमारी के हिसाब से डिवाइसेस बने हुए हैं। ज़्यादा सिक है तो इसको ये देना है, कम सिक है तो इसको ये देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। तो मतलब आई थिंक पहला अगर मेरे को पॉइंट निकालना है इसमें से, एक तो अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जैसे आपने कुछ कुछ सिम्टम्स बताए, ब्रेथलेसनेस, या अगर आपको इन्हेलर ऑलरेडी लेते हो या कोई एक्सरबेशन हुआ है कि एकदम से आपको लग रहा है कि सांस ज़्यादा, ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो रही है पोल्यूशन के टाइम पे, अलग अदरवाइज अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उनको आइडेंटिफाई करें। तीसरा, आप अपने डॉक्टर के साथ, जैसे आपने बोला कि हाई रिस्क जो भी कोहोर्ट है वो साल में एक बार अपना पीएफटी या फिर स्पायरोमेट्री करा लें, और अगर उसके हिसाब से हम जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें तो हम इसको बड़े आराम से मैनेज कर बिल्कुल सकते हैं। टैकल आराम, हाँ, सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, इसको और बढ़ाने से रोका जा सकता है। जो प्रोग्रेसिव, इसका नाम ही एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो उसको हम काफ़ी हद तक हॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है। सीवियरिटी कम कर सकते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी की जा सकती है, तो हॉस्पिटलाइजेशंस कम हो जाती हैं, हेल्थ केयर पे जो लोड पड़ रहा है उसको बहुत कम किया जा सकता है। अगर सिर्फ अवेयरनेस ही अच्छी हो जाए वही बहुत है, लोगों को पता चल जाए कि सीओपीडी होती क्यों है, तो इतना ही बहुत है। एटलीस्ट आज की जो जनरेशन है उनको पता चल जाए कि सिर्फ सिगरेट ही नहीं, स्मोकिंग नहीं करती, बाकी चीज़ें जो हैं वेपिंग और हुक्का बल्कि ज़्यादा टॉक्सिक है। लोगों को ये लगता है कि जो सिगरेट में निकोटिन होती है, निकोटिन ज़्यादा परेशान करती है, वो निकोटिन निकोटिन करते रहते हैं। निकोटिन इज़ एन एडिक्टिंग ड्रग। निकोटिन अपने आप पे बहुत ज़्यादा नुकसान, कोई कैंसर थोड़ी ना करती है निकोटिन, वो तो एक एडिक्शन के लिए। आप आज सिगरेट पीते हो तो आपको फिर उसका निकोटिन जो लेवल कम जाता है, फिर आपको तलब उठती है, एडिक्शन जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आप फिर सिगरेट पीते हो। तो निकोटिन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं कर रही है, इसके जो कम्बशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, चाहे वो वेपिंग हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे हुक्का हो, वही है, कॉमन है। वो कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, सीओपीडी, वो वही करते हैं। तो लोगों के दिमाग में है कि हम बिना निकोटिन की हुक्का पी रहे हैं, बिना निकोटिन का वेपिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। निकोटिन तो सिर्फ एक एडिक्शन के लिए डाला हुआ है ताकि आप बार बार पियो, आपको तलब लगे, आप बार बार पियो। निकोटिन कुछ नहीं कर रही, वो कंबशन वाले जो केमिकल्स हैं, जो इतने पॉइजनस केमिकल्स लंग्स के अंदर जा रहे हैं, वो नुकसान करते हैं। तो इतनी अवेयरनेस हो जाए जनता को तो सीओपीडी से बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। तो बल्कि एक बार वो सारे हार्मफुल जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अगर जमा हो जाते हैं एक बार, वो निकलते भी नहीं है बिल्कुल लंग भी में नहीं है। से। लोग घूमते रहते हैं, सर हमारा लंग ना डिटॉक्स कर दो, हमने 2 साल वेपिंग करी है, 4 साल हुक्का पी है, तो आप लंग डिटॉक्स कर दो। तो एक तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, बेसिस नहीं है। कोई लंग डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैंने तो पढ़ी नहीं, 25 साल हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें, कोई कुछ बना के दे रहा है, कोई चूरन बना के दे रहा है, कुछ कुछ बना के दे रहा है, लंग डिटॉक्स हो जाएंगे आपके, इससे पॉसिबल ही नहीं है लंग डिटॉक्स हो जाएंगे। लंग डिटॉक्स करना है तो सिगरेट बंद करो, वेपिंग बंद करो, एक्सरसाइज करो, एयर पोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो मास्क पहन के जाओ, अच्छे वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये डिटॉक्स है। और कोई बना ही नहीं डिटॉक्स, कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो लंग्स को डिटॉक्स कर सके। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक हमारे को आपसे बात जानने को मिली। अगला अगला सेक्शन जो है हमारा, हाँ, वो एक थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड कोई टाइप का दिक्कत क्वेश्चन नहीं, है। आई एम रेडी। उसमें हम आपसे थोड़े एफएक्यूज पूछेंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ रिपीट हो सकते हैं बट अच्छा एक समरी बनेगा नहीं, लोगों के मोस्ट लिए। वेलकम। तो वो है कि क्या सीओपीडी कम्प्लीटली ठीक हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसका नाम ही क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, कम्प्लीटली ठीक तो नहीं हो सकता, पर अगर आप इसको सही टाइम पे डायग्नोज करते हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, तो उसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको दी जा सकती है। कम्प्लीटली ठीक तो नहीं हो सकता। क्या स्मोकर्स को ही खाली सीओपीडी होता है? नहीं, स्मोकर्स को पहले माना जाता था सीओपीडी होती है। आजकल जो बायोमास फ्यूल का एक्सपोजर होता है, जैसे हमारे देहात में चूल्हे पे खाना बनाती हैं लेडीज़, उनको बहुत होता है। ट्रैफिक में जो काम करने वाले लोग हैं जो, उनको हो सकता है। फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं उनको भी हो सकता है। तो कि और एयर पोल्यूशन की वजह से तो होता ही होता है। क्या इन्हेलर यूज़ करना
आदत या डिपेंडेंसी बना बिल्कुल भी देता नहीं। है? ये तो पता नहीं, ये हमारे देश में ही चलता है कि आदत पड़ जाएगी, हैबिट हो जाएगी। आदत कैसे पड़ सकती है? देखिए, आदत उन चीज़ों की पड़ती है जो आपके दिमाग को जाके हिट करती हैं। जब आप उसका यूज़ नहीं करते हो तो आपको विड्रॉल होता है, तो आप फिर आप उसको ढूंढते हो कहाँ है कहाँ है। अगर कोई शराब पीता है या सिगरेट पीता है तो वो ढूंढता रहता है, वो आदत है। इन्हेलर तो आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा, वो तो लंग्स में जा रहा है, पेट में भी नहीं जा रहा। तो आदत पड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। ये सिर्फ चलती आ रही हैं, आगे लोग सुनाते रहते हैं एक दूसरे को आदत पड़ जाएगी, और जो सुनाते हैं वो एक दूसरे को ही ख़राब कर रहे हैं, उनका जीवन ख़राब कर रहे हैं। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हो जाएगी तो आधी मुश्किल वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। और जनरली ऑल्सो जो लोग होते हैं वो दवाई से डरते रहते हैं। तो मेरे को याद है काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, वो बोलते थे दवा से नहीं बीमारी से डरो। तो दवा तो लोगे तभी ठीक होगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक्सरसाइज सीओपीडी पेशेंट्स के लिए सेफ है? बिल्कुल सेफ़ है। हमारे देश में भी अब ये बहुत पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन अब एक बिल्कुल अपकमिंग चीज़ है। हम लोग हमारे यहाँ पे भी हम लोग करवाते हैं। कोई भी सीओपीडी का पेशेंट हो या कोई भी लंग प्रॉब्लम का पेशेंट हो, डॉक्टर की सुपरविज़न में एक टेलर्ड अप्रोच होती है। हम डिज़ाइन करते हैं कि पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर पेशेंट एक कदम भी नहीं चल सकता सारे इन्हेलर लेने के बावजूद भी, तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक ऐसी चीज़ है, वो लेने करने के बाद मैंने देखा है कि 1-1 किलोमीटर तक भी लोग चल पाते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर सीओपीडी पेशेंट्स। और बड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज भी हो सकती है, जरूरी सारी नहीं कि डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो इंडिविजुअलाइज हमें करनी पड़ती है, पेशेंट को क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसमें। क्या घर के जो एयर प्यूरिफायर्स होते हैं वो सीओपीडी पेशेंट्स के लिए सेफ है? बिल्कुल सेव है और सब लोगों को यूज़ करना चाहिए। एयर प्यूरीफायर, कई लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कई लोग कहते हैं ओपीडीज में एक, सर एयर प्यूरीफायर अगर घर में लगाऊंगा, बाहर तो हमने जाना ही जाना है, हमें तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भाई, बाहर का पोल्यूशन अलग है और घर का पोल्यूशन अलग होता है। इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। आप कम से 12 या 14 घंटे आप जो घर पे रहते हो उससे तो बचे रहोगे ना। तो इसलिए एयर प्यूरीफायर सभी सीओपीडी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और कम से कम दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ही ज़रूरी है। क्या डाइट का सीओपीडी पर इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। डाइट इज़, हम जब सीओपीडी वाले पेशेंट को जब मेडिसिन दे देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं, तो उनको 3-4 चीज़ें बड़ी जो अलग से बताई जाती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन, सबसे ऊपर वैक्सीनेशन। उसके बाद डाइट, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, पर वेजिटेरियन है तो हम उसको तरह तरह से बताते हैं कौन से सोर्सेज से उसको जो प्रोटीन डाइट मिल सकती है। थर्ड नंबर पे आता है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनहेलेशन थेरेपी, वैक्सीनेशन, डाइट। तो रिहैबिलिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना सीओपीडी को आप ठीक नहीं कर सकते। थैंक यू डॉक्टर, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। आखिरी एक या दो एडवाइजेस जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें? देखिए, सीओपीडी का हम कितने सालों से बात करते आ रहे हैं कि सिगरेट पीने की वजह से होता है, स्मोकिंग करने की वजह से होता है। वो बात बिल्कुल ठीक है, परंतु आजकल क्या हो रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी वेपिंग कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। वेपिंग तो मैंने देखा, छोटा सा डिवाइस है, वो अपना टॉयलेट में बाथरूम में लेके अपना पीते रहते हैं, और मार्केटिंग ऐसे की जाती है जैसे उसमें निकोटिन नहीं होता। तो देखिए, निकोटिन के बिना ये चीज़ बन नहीं सकती। अगर बिना निकोटिन के होंगी तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा तो निकोटिन से ही आता है। जब आप निकोटिन का यूज़ करते हो तभी आपको तलब उठती है और बार बार आप उसका यूज़ करते हो। थोड़ा सा मात्रा में निकोटिन होता ही होता है, और आप इन चीज़ों का अगर यूज़ करोगे तो सीओपीडी जो पहले 55 के बाद होती थी, वो मुझे लगता है 30, 35, 40 साल में भी देखने को मिल जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप इन चीज़ों से बिल्कुल बचिए। वेपिंग, हुक्का, ये जितनी भी चीज़ें मार्केट में है, जो एक स्टेटस सिंबल सा बनता जा रहा है बच्चों में, वो बहुत ही गलत है। आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में ही, बल्कि 10 साल 15 साल में लंग्स डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ास तौर में जो दिल्ली है, वैसे ही यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, मेट्रोपॉलिटन है, कंस्ट्रक्शन इतनी है, इतना ट्रैफिक एग्जॉस्ट रहता है, और साथ में आप वेपिंग भी करोगे और इतने सारे केमिकल्स तो आपके लंग्स में जाएंगे। तो लंग्स अच्छी हवा मांगते हैं, केमिकल नहीं मांगते हैं, अच्छी हवा मांगते हैं। अगर आप इतने सारे केमिकल आप उनको दोगे तो लंग्स डैमेज होंगे ही होंगे। इसलिए ये सब चीज़ें छोड़िए, आप एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए और एंजॉय करिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत, दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। Thank you very much. हमें बहुत अच्छा लगा और आई होप ऑडियंस भी हमारा बहुत सारे टेक अवे पॉइंट्स लेके जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कई सारी चीज़ें जो शायद आप नॉर्मली सुनते रहते हैं, रीलों में देखते रहते हैं, पर अब जब आपने एक बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर से सुनी होंगी कि वेपिंग ख़राब है, स्मोकिंग ख़राब है, हुक्का पीना ख़राब है, तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सब बुरी आदतों से दूर हटें। ऑल्सो अगर आपके घर में कोई COPD पेशेंट है, कोशिश कीजिए एयर प्योरीफायर्स लगाएं। अगर आपके घर में कोई COPD पेशेंट हैं जो एजड हैं, ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं, तो उनका ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखें, उनके खाने का भी थोड़ा अच्छा रखें ख्याल, और साथ में उनको एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं, डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को जानने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल कर सकें, अपनी ज़िंदगी में उनको ला सकें और अपनी ज़िंदगी एक अच्छी, हेल्दी, सेफ ज़िंदगी जी सकें, इनको जानने के लिए जुड़े रहें हमारे पॉडकास्ट द एक्सपर्ट डोज के साथ।